सभ्यता का रहस्य। यूँ तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती। जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं? क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ? लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझसे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या है? सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही ना होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता। अगर कोट पतलून पहनना, टाई है कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, शराब के नशे से आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? कभी नहीं। तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। इसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। मेरे इन्हें गिने मित्रों में एक राय रत्न किशोर भी है। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाती है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे ना किए जाए रियाया शांत नहीं रहती। लेकिन मज़े तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामचा में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप में अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे डमरी को डांट रहे थे। डमरी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ न आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें दिन रात के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। डमरी, हजूर, एक मेहमान आ गया था, इसी से ना आना सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से लो। डमरी, सरकार, अब कभी ऐसी खता न होगी। राय साहब, बकबक मत करो। डमरी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। डमरी रोता चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना थूक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ न था उसका दंड। और घर बैठे भट्टा उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। डमरी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता। फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था। डमरी के पास कुल 6 बिस्वे ज़मीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे। फिर भी पेट की रोटियां नहीं मैसर होती थी। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल लेती? अगर सबके सब घर से निकल मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन मौसमी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे ही में उड़ जाता था। ये सारी तकलीफ़ें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपये रोज ही क्यों न कमाए।
किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं। द्वार पर बंधे हुए बैल उनकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखाने की जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, काँप क्यों रहा है? डमरी, सरकार पेट की रोटी तो पूरा ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरे समझ में नहीं आती। डमरी, सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा, लड़की की सगाई न हो पाएगी, टाट बाहर कर दिया जाऊँगा। राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ फिरकर, क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जारों मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, मैंने मतलब मुंशी जी लिख रहे हैं। जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपए पर पानी फिर जाता था, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फ़ायदा क्या? मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपट खानी पड़ती थी। सारे कस्बे में वावेला मचा, आवाज़ें कसी गई। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजीब बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे ले, पुश्तों से यह रस्म चली आती थी। वालिद तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं? मैंने फ़ौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी बहुत लोग रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना सुनो या अपना फ़ायदा देखो। लकड़ी से कम 500 रुपये सालाने की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए दिक करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख डमरी, या धन पर कुल मर्यादा को बलि कर देने वाला राय रतन किशोर? राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदी होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाओ। डालियाँ लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी, ले लो ले लो। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र न हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बार की तुम्हारी आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेदुदी बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सर रखकर रोने लगी। राय साहब, यह कहा था कि राय साहब से कहोगे तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। यह कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी, अजी, न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह ताले नहीं टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री, वादा? मैं रुपये लेकर संदूक में रखा ही नोट थे। राय साहब, कितनी ज़बरदस्त अहमक हो, न मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या होगा? अब क्या देना होता तो दे ही दी होती। राय साहब, हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है। मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बातचीत खुल जाए तो कहीं का न रहूँ। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपये लौटा दूँ। राय साहब, फिर वही हिमाकत। अरे, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो, यह सांप के मुंह में उंगली डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है।
फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चलने भी पाए स्त्री, मैं जाकर लौटाए देती हूँ राय साहब, और मैं जाकर जहर खा लेता हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में अभिनय हो रहा था, उधर डमरी उस वक्त अपने मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बेलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं है। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी, मोल न ले सकता था। घर वालों ने दिन को कुछ घास छील कर खिलाई तो थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। उतनी घास से क्या हो सकता था। दोनों बैल भूखे खड़े थे। डमरी को देखते ही दोनों पूँछें खड़ी करके हुकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे। बेचारा डमरी मन महसूस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नाट पर खड़े हैं। चांदनी रात थी। डमरी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर उपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो गई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आने से आंखों से भाग गई। कुछ सोचता वह उठा, हंसियाँ निकाली और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। डमरी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझ काट सकता था, लेकिन वह चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा, अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले। बहुत करेगा, अपने दाम ले लेगा। उसने बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफ़ी था। चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग डमरी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता। लेकिन संयोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोस के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोह में आया था। डमरी को चारा सिर पर उठा देखा तो संदेह हुआ। इतनी रात गए कौन चारा काटता है। वो ना हो कोई चोरी से काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है, खड़ा रहे। डमरी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूल गए, कांपते हुए बोला, हुजूर थोड़ा ही सा काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत है तो चोरी, खेत किसका है। डमरी बलदेव मेहता का। सिपाही ने समझा था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा, लेकिन वहाँ क्या रखा था। पकड़कर थाने में लाया, और जब वहाँ भी कुछ हट्टे चट्टाना दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब ही के इजलास में पेश किया। राय साहब ने डमरी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम दिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा। साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग तो यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर है। तू मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने डमरी को 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली। मैंने दोनों वृतांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, सज्जन हैं, जेंटलमैन हैं। अगर आप में यह सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं, गंवार है, बदमाश है। यह सभ्यता का रहस्य है।